वेपन जो होते हैं अभी वो ब्लैक मार्केट में ईजिली बिकने शुरू हो गए। जब वो ईजिली बिकने शुरू हो गए तो घूम के वो पाकिस्तान में पहुंचे और पाकिस्तान से जो आईएसआई के थ्रू वो इंडिया के अंदर जो टेररिस्ट आते हैं उसको लेके आते हैं। जब आप सामने से फायर करोगे ना, चाहे आपका टारगेट हो या कोई चीज़ हो, वो सामने से इतना सा होल करती है और पीछे इतना होल खोल के चली जाती है। सैया जी दिलवा मांगे ले गमछा बिछाई गए। हम लोग सुबह उठते हैं तो हमें बेल्ट से मारना शुरू कर दिया जाता है कि भाई 4 बजे उठो, दौड़ दो, है ना, कुछ ऐसा कर दो, फिजिकल करो। को लगता है ना कि भाई तुम्हारे घर में तो गन भी होगी, या तुम्हारे घर में तो फलानी चीज़ भी रखी होगी, भाई तुम्हारे घर में तो शराबों की नदियाँ बहती होंगी। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत यादव वेलकम करता हूं हमारे चैनल फ्लैशबैक पर। आज फ्लैशबैक पर हमारे साथ एक रक्षा मंत्री पदक अवॉर्डी राहुल शर्मा। भाई राहुल भाई, वेलकम टू अवर चैनल फ्लैशबैक। थैंक यू भाई। कैसा लग रहा है आपको हमारे चैनल पर आके? आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। चैनल वेल तो आदमियों के बिना तो नहीं होता, बट हाँ, आप लोगों से मिलकर सच में बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले राहुल भाई, हाँ, ये जो रक्षा मंत्री पदक जी, तो यार रक्षा मंत्री पदक आपको कब मिला और ये रक्षा मंत्री पदक क्यों मिलता है, तो इसके बारे में हम जानना चाहते हैं और इवन हमारी ऑडियंस भी जानना चाहती है। इसके लिए मैं भी बहुत उत्सुक हूँ जी। तो जो रक्षा मंत्री पदक होता है वो एनसीसी का हाईएस्ट अवार्ड होता है और वो 20 लाख कैडेट में से किसी एक कैडेट को मिलता है, प्लस एक एएनओ होते हैं, एएनओ/जीसीआई, जो कि एनसीसी के ऑफिसर होते हैं जो कि ट्रेन करते हैं, उनको मिलता है। तो कैडेट वाली कैटेगरी में 2019-20 के साल के लिए मुझे मिला था। वैसे जो ये पदक होता है वो कई चीज़ों को ध्यान में रख के दिया जाता है कि अगर आपका कोई ऐसा करेजियस एक्शन हो, कोई लाइफ सेविंग हो, करेजियस एक्शन हो, या आपने कहीं कुछ बहुत ही ऐसा कर दिया कि जिसमें आपकी फेटर्निटी को, आपकी कंट्री को, या आप जिस भी एरिया कम्युनिटी से आते हैं उनको आपके ऊपर नाज हो, तो भी आपको दिया जाता है। बट बहुत सारी चीज़ों को कंसिडर करके ही इस अवार्ड को दिया जाता है किसी को। तो राहुल भाई, जैसा कि हाँ, हमने आपके इंस्टाग्राम पे भी देखा है जी कि राजनाथ सर ने, जो हमारे रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने आपको अवार्ड दिया। जी। तो यार आपको कैसा लग रहा था कि जब ये आपको अवार्ड मिल रहा था, और इवन जब आपको पता चला था कि ये अवार्ड आपको रक्षा मंत्री द्वारा दिया जाएगा? तो मैं इसका ना एक फेयर आंसर चाहता हूँ कि ऐसा लग रहा था। ठीक है। तो सबसे पहले तो जब मेरा लिस्ट में नाम आया था, एक ऑफिशियल डोजियर लिस्ट आती है नोटिस टाइप की, तो जब मेरे पास आया, मेरी यूनिट में पहुंचा, तो यूनिट पहले तो ग्रुप को बहुत खुशी हुई कि हमारी यूनिट से ऐसे ऐसे कैडेट है, उसको मिला। फिर यूनिट से खुशी हुई, उसको मिला। और उस टाइम पे जब मेरा नाम सामने आया तो मेरे को तो विश्वास ही नहीं हुआ कि भाई मेरे अंदर ऐसा क्या देख गया जिसकी वजह से मेरे को दिया जा रहा है। काफ़ी देर तो है ना, मेरे को विश्वास नहीं हुआ। फिर मैंने घर पे बताया तो घर वाले खुश होने शुरू हो गए, फ्रेंड्स को पता चला तो वो खुश हुए, यूनिट में पता चला तो वो खुश हुए। फिर मेरे को लगा कि हाँ यार, कुछ अच्छा ही होगा, तो ठीक है, मिल गया तो बढ़िया है। यार जब रक्षा मंत्री साहब मैंने, हाँ, राजनाथ सर ज़्यादा नॉर्मली टीवी में भी देखा है, तो यार उनकी क्या वाइब फील होती है, लगता है हाँ, क्या? और उस टाइम वो अवार्ड्स देने की सिनेरियो, एक सेरेमनी अरेंज की जाती है, वो कैसी लगी? मैं आपको बताता हूँ, ये जो रक्षा मंत्री पदक दिया गया था मुझे, वो मिला था 24 जनवरी 2020 को। ठीक है। डीजी एनसीसी जो एरिया है जहाँ पे कैंप ऑर्गेनाइज होता है आरडीसी का, और एनसीसी के जितने भी मेजर कैंप्स होते हैं, नेशनल कैंप्स, वहीं पे होते हैं। तो वहाँ पे पूरी सेरेमनी चलती है। 24 तारीख को ये मिलना था मुझे, 17 तारीख तो बुला लिया गया था। 17 से लेके 24 तक दिन में पूरा दिन इन्वेस्टिचर सेरेमनी की ही प्रैक्टिस हो रही है। मतलब आप आएंगे कैसे, आपको सैल्यूट कैसे देना है, किस तरह की ड्रिल होगी, प्रिपरेशन, बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन होती है। और एक्चुअली बता रहा हूँ, जिस दिन मैं रक्षा मंत्री पदक ले रहा था उस दिन ऐसा हुआ कि जोश था एक तो, कि हाँ यार, और उस दिन, उससे पहले ना एक फुल ड्रेस रिहर्सल होती है, तो उसमें भी बहुत जोर लगा दिया था। और मैं एक्चुअली बता रहा था, जिस टाइम मेरे को मिल रहा था ना, तो मेरे मन में ये चल रहा था कि जल्दी से खत्म हुआ, मेरे को थोड़ा सा शांति मिले, सोना है मेरे को। बट हाँ, वाइब्स ऐसी थी कि वो सेंस ऑफ लीडरशिप जो होती है, आप फील कर पाओगे। और कि जब आप अच्छे लीडर से मिलते हो, बीट राजनाथ सिंह, बीट राहुल गांधी, बीट गवर्नर, आर्मी ऑफिसर्स, किसी से भी मिलिए आप, वो एक चीज़ तो फील होती है कि आए, दिस इज समथिंग। आप हमें अपनी एनसीसी के बारे में बताओ कि यार ये मतलब एनसीसी में एग्जैक्टली होता क्या है? एनसीसी एक
ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसका मेन मोटिव है कि इंडिया के अंदर यूथ को एक प्रॉपर ट्रेनिंग देना, ऐसी ट्रेनिंग देना जिसमें वो ट्रेंड हो, मोटिवेटेड हो और ऑर्गेनाइज्ड हो। कहते हैं कि जिस कंट्री का यूथ डिसऑर्गेनाइज्ड होना, उस देश को बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं होती, है ना। बहुत ही अच्छे से बाकी सारी चीज़ें हो जाएंगी, कब वो सुपर पावर बन जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो एनसीसी का मेन मोटिव ही यही है। उसके जो मेन एम और मोटोज़ है ना, यूनिटी और डिसिप्लिन हो गया, या जो उसके एम्स हैं, उन सारी चीज़ों का इंटेंशन यही है कि कैसे कंट्री के यूथ को होलिस्टिकली डेवलप किया जाए। तो यार एनसीसी ना, ये मतलब क्या ये एनसीसी जो होती है वो एक गवर्नमेंट जॉब है या फिर किसी गवर्नमेंट जॉब को दिलाने की एक गारंटी देती है? प्रशांत भाई, इसको समझने से पहले छोटी सी है ना स्टोरी समझने की कोशिश करूँगा। आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो कि लाइफ के किसी भी स्पेक्ट्रम में चले जाएं, आप उनको जगह बताओ, एरिया बताओ, वो जहाँ पे जाएंगे ना धुआं उड़ाएंगे। कुछ काम बोलो, आप बस काम बताने की ज़रूरत है, काम करके देंगे वो आपको। एनसीसी का मेन इंटेंशन है कि ऐसे लोग तैयार किए जाएं। बेसिकली कोई भी काम करने के लिए एक सेंस ऑफ मोटिवेशन चाहिए, और सेंस ऑफ मोटिवेशन के लिए भी का भी मेन काम होता है कॉन्फिडेंस को डेवलप करना। तो एनसीसी कॉन्फिडेंस को डेवलप करती है। एनसीसी, आपने पूछा कि क्या जॉब है या फिर कोई जॉब पाने का जरिया है, तो एनसीसी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है कि जिससे आपको जॉब मिल सके। बट एनसीसी कोई फुल टाइम जॉब नहीं है, ये एक तरह की वॉलंटरी सर्विस है जो आपकी पर्सनैलिटी को ग्रूम करने का काम करती है, साइड बाय साइड जब आप स्कूल या कॉलेजेस का पार्ट होते। मतलब जब अपने एकेडमिक्स में होते हो तो आप इसे ज्वाइन कर सकते। बिल्कुल सही। ये एक तरह के आप ये मान लो कि पर्सनैलिटी, एक फुल टाइम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स है। जैसे आप बहुत सारे लोग हैं ना करते हैं ना कि भाई 90 दिन में पर्सनैलिटी डेवलप कराना, तो आपको ऐसे थिक से थिन से निकाल देगी, ऐसे ऐसी जगह कैंप्स हो जाएंगे, ऐसे ऐसे लोगों से मिलने का मौका मिलेगा जो कि आपको रियल लाइफ में नहीं मिलेगा। तो जनरल कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट करके बच्चों को उन सिचुएशन के अंदर डालते हैं ताकि उनकी पर्सनैलिटी को होलिस्टिकली ग्रूम किया जाए। देखो, एक आपने नाम सुना होगा रामधारी सिंह दिनकर जी का। तो उन्होंने है ना, आपकी भी लीडरशिप की कुछ डेफिनेशन अलग होंगी, मेरी भी अलग होंगी, और बाकी लोगों की भी अलग होगी जितने पॉडकास्ट को देख रहे हैं, है ना। तो उन्होंने है ना अपनी एक पोइट्री है बहुत फेमस जिसका नाम है रश्मि रथी। तो रश्मि रथी में है ना एक सर्ग आता है, तो सर्ग में वो बोलते हैं, कुछ अंतिम लाइन है जिसमें वो डिफाइन करते हैं कि लीडरशिप होती क्या है जी। तो उसमें बोलते हैं कि वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यशक्रेता कौन हुआ, नव धर्म प्रणेता कौन हुआ, ना जिसने कभी आराम किया, विघ्नों में रह के काम किया। तो इसको भी अगर मैं समराइज करूं सिंपल लैंग्वेज में, तो वो बोलते हैं कि भाई असली लीडर वो है जो कि अनफेवरेबल सर्कमस्टांसिस में पहला स्टेप ले। जब सब कुछ बुरा हो रहा होगा ना, जो सबसे पहले रेज करेगा तो वो लीडर है। और एनसीसी का मेन इंटेंशन ये है, द यूनिफॉर्म सर्विसेज का मेन इंटेंशन ये है, ऐसे लोगों को तैयार करना जो कि रियल लाइफ में है ना ऐसी सिचुएशन में पहला स्टेप ले। आप किसी को भी देख लो, बीट एनसीसी, बीट स्काउट, बीट कोई भी यूनिफॉर्म सर्विसेज का कोई पर्सनल हो, अगर उनके पास कुछ भी नहीं होगा ना तो यार वो डरेंगे नहीं, ठीक है। वो उनके दिमाग में आ जाओ, हो जूगा, साफ कर लेंगे, साफ कर देंगे, अरे छोटी सी तो बात है, इतनी बड़ी बात हो जाए, अरे कोई टेंशन ही नहीं। तो दिस इज समथिंग जो कि लोगों को स्कूल या कॉलेजेस के टाइम पे एक्सपोजर देने का काम। और हमारे व्यूअर्स जो हैं, इनमें से बहुत यूथ हैं जो एनसीसी या फिर डिफेंस में जाना चाहते हैं, तो इनके लिए आप ये डायरेक्शन या फिर उनके लिए बताइए कि एनसीसी लोग जीरो से हाई तक कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो एनसीसी में ना 2 विंग्स होती हैं। एक तो होती है आप जब कॉलेज की 9th और 10th क्लास में होते हो ना, तो उस टाइम पे जूनियर विंग होती है, तो वो ए सर्टिफिकेट के लिए आपकी ट्रेनिंग कराती है। यानी कि जब हम 9वीं 10वीं क्लास में हो गए ना, तभी वो आपको आपकी डेवलपमेंट के लिए काम करना शुरू कर देगी, एक डिसिप्लिन लाइफ में लाना शुरू कर देंगे। बिल्कुल। जब आप 11th और 12th में जाओगे तो आप सीनियर कैटेगरी में चले जाओगे, तो भी फिर आप सीनियर कैटेगरी के अंदर बी सर्टिफिकेट के लिए अपने आप को उसमें ज्वाइन करा सकते। अब इसको ज्वाइन कराने का तरीका ये है कि कुछ स्कूल्स और कॉलेजेस ऐसे होते हैं जहाँ पे एनसीसी इंटीग्रेटेड होती है, वहाँ पे एनसीसी की यूनिट्स के साथ में एफिलिएशन होता है उन लोगों का, और वहाँ से उन स्कूल एंड कॉलेजेस को ज्वाइन करके आप लोग एक सिलेक्शन प्रोसेस के थ्रू, बीट रिटन एग्जाम, बीट फिजिकल एग्जाम, फिर एक फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है और उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन जब आप, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जहाँ पे, कुछ स्कूल ऐसे भी हैं जहाँ पे ये
एनसीसी की अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो ऐसे स्कूल्स और कॉलेजेस के लिए कुछ ओपन वैकेंसीज होती हैं, उनको अवेल करके आप डायरेक्टली अपने पास की एनसीसी यूनिट में कांटेक्ट करो। कांटेक्ट करने के बाद में वो आपको पूरा प्रोसीजर बता देंगे कि आपको क्या क्या करना है। यार देखो, मेरे माइंड में भी और इवन सभी के माइंड में ये होता है कि यार एनसीसी का मतलब होता है ना कि बस परेड कराना, भाग दौड़ करना, बस यही। मतलब लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन हैं। यूथ जनरेशन आजकल इनको नहीं पता कि क्या है, तो ये इस चीज़ को भी क्लियर करो कि एक्चुअली होता क्या है एनसीसी के अंदर। ठीक है, बात सन 1666 की है। ठीक है, तो जर्मनी में एक जनरल ड्रॉल नाम के अधिकारी हुआ करते थे। उन्होंने देखा कि हर आदमी का काम करने का तरीका अलग है, आपका अलग है, मेरा अलग है, पर्सनैलिटी अलग अलग होंगी। हम सब कुछ लगा ले, धरती के ऊपर 8 बिलियन के आसपास लोग हैं। मेरी शक्ल के जैसी शक्ल वाला आदमी मिल सकता है, लेकिन मेरी शक्ल के साथ साथ मेरे विचार, वही एक्सपोजर, वही कंडीशनिंग के थ्रू डेवलप और ग्रूम हुआ आदमी नहीं मिलेगा। गारंटी है इस चीज़ की। तो ड्राल ने सोचा, जनरल ड्राल ने, कि यार क्यों ना एक ऐसा प्रोसीजर बनाया जाए जिससे कि सेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन डेवलप हो लोगों के अंदर, प्लस उनका कॉन्फिडेंस और बात करने का तरीका होलिस्टिकली डेवलप किया जा सके। तो उन्होंने एक कंसेप्ट निकाला जिसको बोलते हो आप ड्रिल, और ड्रिल को आपकी भाषा में बोलो तो परेड। ठीक है, तो ये जो परेड होती है ना, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ पैर पटक दिए। परेड में आपको बात करने का लिहाजा, कैसे आपको बात करनी है अपने बड़े के साथ, बिल्कुल कितनी बात करनी है, उसके साथ साथ में आपको ये सिखाया जाता है कि अगर आप ही सोच के देखिए, वैसे अगर मैं ऐसे करके बैठे तो आप ही सोच के देखो, मेरे को क्या लगेगा कि यार ये आदमी है ना बिल्कुल ही सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, कौन है, ये सोचे थका हुआ आदमी है, ये क्या बात रखेगा। मतलब उससे तो बात करके ही मज़ा नहीं आएगा, है ना। और अगर मेरी कमर सीधी है, कॉन्फिडेंट बैठा हूँ, हाँ बता भैया पूछ लो पूछना है ना, तो सामने वाले को भी विश्वास लगेगा कि यार ही इज समथिंग। अब बीट आप कॉर्पोरेट में हो, आप यूनिफॉर्म सर्विसेज के अंदर हो, सिविल सर्विसेज के अंदर हो, खुद का कोई काम कर रहे हो या दूसरों को कोई एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहे हो, कहीं पे भी किसी भी स्पेक्ट्रम में काम कर रहे हो, तो ऐसी जगह ये अपॉर्चुनिटीज आपको काम आएंगी। तो जो ड्रिल का मिथ है ना कि ड्रिल का एनसीसी का मतलब होता है पैर पटकना, तो ये पैर पटकना नहीं है। और वो पैर पटकने का इंटेंशन ये होता है एक और, कि फिजिकली फिट भी हो जाते हो आप लोग। राहुल भाई, आपने इंडिया को किर्गिस्तान में रिप्रेजेंट किया है, और यार ये बात सुन के थोड़ा सा अंदर से गूज़बम्स भी उठ रहे हैं और इंटरेस्टिंग भी लग रहा है कि यार एक बंदा जिसने मतलब हमारे इंडिया को वहाँ रिप्रेजेंट किया, तो इसकी क्या कहानी, इसकी क्या किस्से रहे होंगे। तो वही फिर से बात आ जाती है कि ऑल थैंक्स टू एनसीसी। एनसीसी क्या करता है कि जब एक कैंप होता है जिसको बोलते हैं आप रिपब्लिक डे कैंप, जब 26 जनवरी की परेड चलती रहती है ना, तो एनसीसी का भी पैरेलल में कैंप चलता रहता है। 17 डायरेक्टरेट्स में एनसीसी को डिवाइड किया हुआ है। तो ये 17 डायरेक्टरेट्स वो डायरेक्टरेट्स होती है, कुछ मतलब एक तरह की सब डिवीजन है स्टेट वाइज, और एक ग्रुप ऑफ छोटे स्टेट्स के हिसाब से इसको डिवाइड कर लिया। अब यहाँ पे है ना, जब आप आरडीसी का पार्ट होते हो तो आपका एक सिलेक्शन चलता रहता है जिसको आप वाईपी सिलेक्शन बोलते हैं, दैट इज यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम का सिलेक्शन। इस यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के सिलेक्शन में लगभग 20 लाख कैडेट टोटल एनसीसी के हैं। आरडीसी में लगभग 1800 से 2000 लोग आते हैं। उन 2000 लोगों में से लगभग 90 से 100 लोग सेलेक्ट होते हैं, मतलब शॉर्टलिस्ट होते हैं, और उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है लगभग 15 से 18 कंट्रीज में रिप्रेजेंट करने की। जिस डेलीगेशन में मैं गया था, उस डेलीगेशन में 5 लोग गए थे हम लोग, और उस 5 लोगों में से 2 लड़कियां थी और हम 3 बॉयज़ कैडेट थे। और हमारे साथ में एक ऑफिसर इंचार्ज, जिनको कंडीजेंट कमांडर भी कह देते हैं, कर्नल रैंक के ऑफिसर थे वो, तो वो भी गए थे। बस इसकी यही कहानी थी। बाकी इट वॉज ग्रेट एक्सपीरियंस। मतलब आप लाइफ में सब कुछ कर सकते हो, बट कसम से बता रहा हूँ कि मिलिट्रिस्टिक इंस्टीट्यूशंस का पार्ट रह के इस तरह की जर्नी का पार्ट नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। बस एक कोई छोटी सी स्टोरी जो वहाँ पे एकदम से ना, मतलब एक अंदर से ना वो उड़ जाता है ना कि यार चलो ठीक है, एनसीसी में नहीं है, मतलब एक सिविलियन वाली फील जो आपने वहाँ पे करी हो। अच्छा, तो हुआ ऐसा, हम लोग है ना, वहाँ की एक ईसाकुल लेक है, वर्ल्ड की 9th लार्जेस्ट शायद माउंटेनियस लेक है वो, किर्गिस्तान के बॉर्डर पे पड़ती, ठीक है। और सोल्ट लेक है वो पूरी की पूरी। तो हम लोग बिश्केक, जो कि किर्गिस्तान की कैपिटल थी, वहाँ से ईसाकुल जा रहे थे घूमने के लिए।
मतलब वो एक बेसिक रिक्रिएशनल ट्रिप थी वो, मतलब 12-15 दिन का था। तो एक दिन ऐसा हो गया कि चलो भाई ईसाकुल घुमाने का भी एक प्लान का हिस्सा था, तो ईसाकुल जाना है। लद्दाख में चले जाओ, किर्गिस्तान में चले जाओगे, नियरली सिमिलर, बहुत कम डिफरेंस, दोनों माउंटेनियस रीजन है सेम। तो ठंड ज़्यादा थी और ऐसा हुआ कि अंदर हीटर चल रहा था। तो हीटर चलते चलते अभी वहाँ पे हमारे साथ में 2 एक्स पीटनाज के कुछ लोग थे जो कि हम लोगों को हमारे गाइड भी मान लो आप उनको। तो वो चल रहे थे। वो रुकने के बाद हमें बोलते हैं कि तो मैं जैसे कंटीजेंट सीनियर था तो मेरे को बोला, राहुल डू यू वांट टू ड्रिंक कुमास? तो मैंने बोला कुमास क्या होता है भाई? उसने बोला दैट इज़ आवर नेशनल ड्रिंक। तो मैंने बोला नेशनल ड्रिंक है तो बढ़िया ही होता होगा कुछ जुगाड़। वो गया 5 लीटर की कैन उठा के ले आया भाई। कैन के साथ में वो मतलब कम से कम 450 से 500 ml के गिलास होते हैं, बड़े बड़े चकोर गिलास बड़े। तो मैं हरियाणा से, मैं ठीक है यार नासी लूसी होगी, पी लेंगे, कुछ ना कुछ होगा जुगाड़ उसमें। तो वो लेके आगे उसने मेरे हाथ में पकड़ा दिया, सबको दे दिया। अब उसने वो कोमाश डालनी शुरू की। तो उस कोमाश को भी जैसे आप रेड वाइन को पीते हैं ना, तो उसका एक प्रोसेस होता है, पहले स्मेल करो फिर कुछ करो तो मतलब तामझाम बहुत है, बहुत सारे। तो उसमें भी उनका है ना ट्रेडिशनल ड्रिंक है, नेशनल ड्रिंक। तो उसने बताया कि पहले ऐसे करो, स्मेल करो। तो स्मेल करी तो भाई गुलाब जल की खुशबू आई इसमें से। तो मैं बोला यार बवाल चीज़ है। तो उसने तो मैं डाल दिया इसके अंदर। अब जब स्मेल करने के बाद में मैंने पहली सिप ली, तो सिप लेने के बाद में क्या मैं बता रहा था, इतनी घटिया चीज़ मैंने ज़िंदगी में नहीं खाई। बाद में मैं बता वो बनी कैसे है। वो बनी थी घोड़ी का दूध लेके, है ना, मैं जो हॉर्सेस मेयर होती है ना, उसका दूध लेके आप 40 दिन तक उसको फर्मेंट करो, एक लेदर के बैग में टांग के रखो और उसको हिलाते रहो। फर्मेंटेशन, आप किसी भी चीज़ को फर्मेंट करोगे अगर वो ऑर्गेनिक चीज़ है तो उसकी शराब ही बनेगी, ठीक है, चाहे ताड़ी पी लो चाहे कुछ भी पी लो। उसने भाई वो 40 दिन का पुराना घोड़े की छाछ बोल लो, कुछ भी बोल लो, वहाँ पे पिला दी। अब उसको, अब ऐसा था कि सबके हाथ में है, वो एक सिप तो भर ली। अब उसके बाद में तो 400 ml तो पीना ही है ना जुगाड़। तो बस बंद, आप उसको फेंक भी नहीं सकते। फंस गए। और ऊपर से नेशनल ड्रिंक वैसे, क्योंकि आदमी है ना अपनी कस्टम्स को और अपने कल्चर को लेके ना बहुत ही ज्यादा रहते हैं बिल्कुल। क्या आप ये क्या कर दिया यार मेरे साथ, मैं कसम से बता रहा हूँ। वो पी लिया एक गिलास। ईसाकुल से, उस लोकेशन से ईसाकुल का रास्ता है लगभग 5.5 घंटे का रहा होगा। मैं आपको लिख के देता हूँ, उस 5.5 घंटे में मतलब मेरी टीम के सारे लोग, हम लोग मुंह खोल के सो रहे थे, इतना नशा हो गया उसमें, था ही बीमारी कुछ नहीं। तो दैट वाज समथिंग, मतलब बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था वो। राहुल भाई, जैसा कि मतलब आपकी पर्सनालिटी को, इवन आपकी हेयर कट को देख के ये फील होता है कि यार आप अंदर से ना मतलब डिफेंस से कनेक्टेड हो। तो यार एक्चुअल में डिफेंस में क्या होता है और आप मतलब इसकी क्या कहानियाँ होती हैं वो मैं जानना चाहूँगा। तो मैं मतलब मेरी जो ग्रूमिंग हुई है अभी से लेके, बचपन से लेके अभी तक, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ़ोन से ही एसोसिएटेड रहा हूँ मैं। मेरे फादर खुद इंडियन आर्मी में थे, मेरे ताऊ से, ऐसे फैमिली के बहुत सारे मेम्बर। तो मैं तो एक ही चीज़ बोलूँगा कि कहते हैं ना, जैसे माहौल में आप रहते हो वैसे ही आप बन जाते हो, ठीक है। एक लोगों के मन में है ना ये मिथ है, मैं दर्शकों से बोलना चाहूँगा कि लोगों को लगता है कि हम लोग सुबह उठते हैं तो हमें बेल्ट से मारना शुरू कर दिया जाता है कि भाई 4 बजे उठो, दौड़ दो, है ना, कुछ ऐसा कर दो, फिजिकल करो। भाई ऐसा कुछ नहीं होता, बकवास चीज़ नहीं होता ऐसा कुछ भी। सच बात है, ये बहुत मिथ है कि उनको लगता है ना कि भाई तुम्हारे घर में तो गन भी होगी, या तुम्हारे घर में तो फलानी चीज़ भी रखी होगी, भाई तुम्हारे घर में तो शराबों की नदियाँ बहती होंगी। ऐसा कुछ नहीं है। पहली चीज़ तो ये है, ये फौज में है ना, एक्चुअली जो ये मिथ है ना कि पेरेंटिंग बहुत चिल रहती है, कि आप जैसे लोगों में रहोगे वैसा ही आप बन जाओगे। जैसे इसका एक एग्जांपल देता हूँ, आप स्टोरी से समझ पाओ। मैं ना बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, तो मैं हरियाणा से, ठीक है, मेरे को पंजाबी म्यूज़िक का शौक, हरियाणवी म्यूज़िक का शौक, हिंदी म्यूज़िक का शौक। वहाँ गए तो BHU पूर्वांचल में पड़ता है, पूर्वांचल के लगता हुआ छपरा एरिया, और छपरा गढ़ है भोजपुरी भाषा का। तो मेरा एक मित्र था, वो भोजपुरी गाने सुनता था, तो एक स्टार्टिंग में गाना बजाया था उसने, मेरे को आज भी याद है कि सैया जी दिलवा मांगे ले गमछा बिछाई गए। तो वो जो गाना था ना, स्टार्टिंग में क्या बकवास चला दिया।
थोड़े वक्त के बाद ना वो गाना मेरी जुबान में, मेरे को उसमें मजा आना शुरू हो गया। ठीक है, कि सैया जी दिलवा मांगे ल गमछा बिछाई के सोता संगवा खटिया पे, है ना, सगरी सजाई के। तो अब अभी आजकल भी ऐसा है कि मैं कभी कभी ऐसा होता है ना, मेरे को सुनना होता है, मैं गाना सुन लेता हूँ। भोजपुरी बहुत अच्छी, मतलब मैं धारा प्रवाह भोजपुरी बोल देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। तो यहाँ से ऐसा समझ सकते हैं कि आदमी का दिमाग ट्रेनेबिलिटी के लिए ही बना होता है। राहुल भाई, यार मेरी ना पर्सनल ये है कि मैं जानना चाहता हूँ वेपन्स के बारे में। तो यार आपने कौन कौन से वेपन्स चलाए हैं और कौन कौन से वेपन ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हैं, कैसे हैं? एनसीसी के अंदर जनरल फायरिंग के लिए .22 राइफल यूज होती है। तो वो तो मैंने मतलब बहुत दिली करीब थी, क्योंकि स्टार्टिंग वहाँ से करी थी। तो उसके बाद में बीच में कई बार चांस मिला इंसास चलाने का, एनसीसी में रहते हुए। ओके। क्योंकि कैंप्स का पार्ट थे, तो किसी वहाँ पे अगर पास में है और अवेलेबिलिटी है तो इंसास को फायर करने का चांस मिला। फिर जब किर्गिस्तान गया तो उस टाइम पे AK सीरीज़ की जो राइफल थी, क्योंकि हमारा मिलिट्रिस्टिक ट्रेनिंग भी उसका पार्ट था, क्योंकि YP के जो कंटिजेंट होते हैं ना, उसमें 2 तरह के कंटिजेंट जाते हैं। एक होता है आपका जनरल कंटिजेंट, जिसको आप कल्चरल कंटिजेंट बोलते हो, जिसमें डांस नाच गाना, भाई आपको कल्चरल अपना कस्टम तौर पे कनेक्ट करना है। एक होता है मिलिट्रिस्टिक कंटिजेंट, जिसमें आपको मिलिट्री ट्रेनिंग भी उसी का हिस्सा होती है। तो AK सीरीज़ की राइफल को फायर करने का चांस मिला। कौन सी सीरीज थी AK सीरीज में? AK सीरीज में आपने AK-47 का नाम सुना होगा, बिल्कुल। AKM का नाम सुना होगा, AK-56 का नाम सुना होगा। तो AK के लिए तो एक फेमस कहावत ये भी है कि इस पर्टिकुलर वेपन ने इतिहास में सबसे ज़्यादा लोग मारे। आपने देखा होगा ना, वो दिल जले मूवी है जिसके अंदर, हाँ, वो अजय देवगन अजय देवगन ऐसे करके, जिसमें ऐसे ऐसे करके वो वेपन में फायर करता है। आप प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, कर ही नहीं सकते, क्योंकि उसका रिकॉइल इतना ज़्यादा है। अगर आप एम करोगे तो वो वेपन क्या करता है, ऊपर की तरफ भागता है वो। हाँ, मैंने ये भी सुना है कि लाइक जब हम उसको चलाते हैं तो पीछे वाला कंधे पे जोर इतना पड़ता है कि शायद लोगों कंधे पे टूट जाता है। अगर गैप ज़्यादा है, अगर आपने कहते हैं ना, फायरिंग करने के लिए एनसीसी की सिखलाई, फौज की सिखलाई ये है कि मजबूत पकड़ और भाई एक दुरुस्त शिस्त, शिस्त का मतलब एम, ठीक है, और सही ट्रिगर एक्शन। तो ये 2-3 सिखलाइयाँ हैं। तो अगर ये कोई सही कर लेता है तो उसका निशाना कभी नहीं चूक सकता। ठीक है, आई वॉज अ गुड फायरर, ठीक है, लेकिन ये कभी नहीं चूटा। मतलब एक वो चीज़ की भाई उसको आपने यूज़ किया, हाँ, लाइक तो उसको आपने बटन कैसे यूज़ करा, उस चीज़ को समझाओ। एक्चुअली ऐसा होता है, जैसे फायरिंग की जो सिखलाई होती है ना, उसके अंदर ऐसा होता है कि आपने सबसे पहले मजबूत वेपन को पकड़ा कंधे के लगा के। एवरेज AK-47 का वेट कितना होगा? अराउंड 4 किलो के आसपास, 4.4 समथिंग के आसपास होता है, इतना होता है। ठीक है, तो फिर आपने उसको जब ऐसे यूज़ किया कैसे? तो उसमें कंधे पे लगाया उसको, ठीक है, आपको मजबूती से उसको पकड़ के रखना है, क्योंकि रिकॉइल आएगा नहीं तो वेपन भाग जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या होता है उसमें कि आगे की तरफ एक आपको पिन मिलेगी, ठीक है, नाम याद नहीं कर पा रहा उसमें, तो उसकी तरफ से टारगेट्स के साथ उसको अलाइन करना होता है एक इमेजिनरी लाइन के फॉर्म में। उसके बाद में आप जब ट्रिगर एक्शन लोगे, तो अगर आपको मतलब एक टारगेटेड प्रॉपर टारगेट लेना है और सिंगल शॉट में है राइफल एक प्रॉपर एम के साथ में, तो सांस को कंट्रोल करते हैं, क्योंकि जब आपकी सांस कंट्रोल होगी, उसके साथ में जब आपका हार्ट बीट के बीच में जो गैप होता है कि पीठ पे भी हमारा हाथ ना थिरकता है ऐसे कंधे में, ठीक है, तो एम अपनी जगह से हिले ना, तो इस कार्रवाई के साथ ही सही फायरिंग होगी। बाकी AK-47 की एक चीज़ बताता हूँ, जब आप सामने से फायर करोगे ना, चाहे आपका टारगेट हो या कोई चीज़ हो, वो सामने से इतना सा होल करके और पीछे इतना होल खोल के चले जाते, मतलब डैमेज दिखेगा एवरेजली इतना होगा। हाँ, इतना सा दिखेगा, और सामने से इतना होगा, इतना होगा, ठीक है, और पीछे से इतना खोल के चली जाएगी। मतलब एक डैमेज बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल है यार, नॉर्मली ना ये जो वेपन्स है ना AK-47, हमने कई जगह पे देखे कि ज़्यादातर टेररिस्ट लोगों के पास भी AK सीरीज़ की बहुत ज़्यादा गन्स होती हैं। बिल्कुल। तो यार ये इनको कहाँ से मिल जाती होंगी, और लगभग कहते हैं ब्लैक मार्केट में, हाँ, एक मतलब कहाँ से मिलती है, क्या प्राइसेस होते होंगे इनके कुछ? ठीक है, देखिए ऐसा हुआ कि 1980s की बात है, USSR ने है ना एक अफगानिस्तान के ऊपर चढ़ाई करी। USSR ने जब चढ़ाई करी ना, तो उस टाइम पे USA ने क्या किया था कि अफगानिस्तान को सपोर्ट किया था, और एक अगर मैं याद कर पा रहा हूँ तो एक स्टिंगर मिसाइल होती थी, ठीक है, स्टिंगर मिसाइल होती थी, तो USA ने अफगानिस्तान वालों को दी थी वो,
और बाद में उसी स्टिंगर मिसाइल से अफगानिस्तान वालों ने यूएसए वालों का तेल निकाल दिया, उस पर हमला कर दिया, है ना। तो स्टिंगर मिसाइल की वजह से ना, जब ये यूएसएसआर का नुकसान हो रहा था तो वेपन्स वहीं पे छूट जा रहे थे, चाहे उनके BMPs हों, ठीक है, जो बख्तरबंद गाड़ियाँ टाइप टैंक होते हैं, फिर टैंक्स हो T-72 T-92 तो खैर उस टाइम नहीं आया था, 72 था, 55 था। तो ये गाड़ियाँ वहाँ पे छूट गई, उनके वेपन्स वहाँ पे छूट, टैंक्स वगैरह सब वहीं छूट गए। बिल्कुल। जब डिस्ट्रॉय कर दिया, अब आपने किसी एनिमी को मतलब उसको ये कर दिया, एलिमिनेट कर दिया, तो उसकी वेपन जो होगी, वेपन तो वहीं छूट जाएगी ना, और राउंड आपको कहीं पे भी ब्लैक मार्केट में मिल ही जाएंगे। तो वेपन जो होते हैं अभी वो ब्लैक मार्केट में ईजिली बिकने शुरू हो गए। जब वो ईजिली बिकने शुरू हो गए तो घूम के वो पाकिस्तान में पहुंचे, और पाकिस्तान से जो ISI के थ्रू वो इंडिया के अंदर जो टेररिस्ट आते हैं उसको लेके आते हैं। बाकी रही बात ब्लैक मार्केट में क्या रेट है, मुझे सच में नहीं पता, मैंने कभी खरीदा नहीं। गाइस, ये थे राहुल शर्मा, एक NCC कैडेट, जिन्होंने हमें बताया कि NCC के क्या डिसिप्लिन्स होते हैं, सारी चीज़ें, और उनसे अब हम जानेंगे कि उनको कैसा लगा हमारे साथ। तो प्रशांत भाई, सबसे पहले तो इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर मी, क्योंकि कहते हैं ना कि चाहे पॉडकास्ट हो या कोई घर हो, वो आदमियों से बनता है। और इस पूरी टीम, ये पूरी की पूरी टीम ना बहुत ज़्यादा अच्छी लोग, मतलब कहते हैं ना कि हर आदमी में होते हैं कई लाख आदमी, जिसको भी देखना कई बार देखना। तो जैसा चेहरे पे दिखता है वैसा बिहेवियर में भी दिखा मुझे, ठीक है, वो एक दैट इज़ गुड। इसके अलावा बड़ा अच्छा फील हुआ, ऐसा लगा कि घर में आया हूँ, है ना, एक डेमोस्ट्रेशन। नहीं, सच में बहुत अच्छा फील हुआ। बाकी यही बोलूँगा कि यू आर डूइंग ग्रेट, लोगों के लिए आप अच्छा कर रहे हो। एक्चुअली में फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है। पहले वक्त होता था कि इंफॉर्मेशन डेफिशिएंसी होती थी, कुछ ही लोग होते थे जो कि रियली एजुकेटेड होते थे, रियली उनके अंदर एक अच्छी सेंस ऑफ इंटेलेक्चुअलिटी होती थी। लेकिन आज के टाइम में ना फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन ज़्यादा है, वो इंटेलेक्चुअलिटी है ना, फेक इंटेलेक्चुअलिटी है, आपको कंडीशन किया जा रहा है गलत चीज़ के हिसाब से। बट इस फील्ड के अंदर प्रशांत भाई जैसे, उनकी टीम जैसे जो लोग हैं, बहुत ही मेहनत और ईमानदारी के साथ में काम कर रहे हैं। भाई मैं इतना ही बोलूँगा कि ऐसे लोग जो काम करते हैं ना, तो कम से कम है ना, उनके लिए अपना सपोर्ट ज़रूर दिखाओ, क्योंकि वो ना केवल ऐसी टीम को, ऐसे इनिशिएटिव को सपोर्ट करता है, बल्कि जो दूसरे लोग इस फील्ड में काम कर रहे हैं वो भी आपको ऐसे प्लेटफॉर्म के ऊपर आके ना ज़्यादा अच्छी अपनी नॉलेज को शेयर कर पाए। तो मुझे तो बस इतना ही बोलना था, बाकी तो टेक केयर, लव यू, जय हिंद।